Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Please switch on your videos. So, is my voice audible? Everyone? So, can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So, I was telling in my last lecture about the introduction part of the nucleic acid, in which we did the history part, that is how the nucleic acids were discovered, and they were discovered by a scientist named Frederick Mitchell. And after a few years, the structure of DNA as well as Na was demonstrated. Um then is the definition part, that is what is nucleic acids, that I've already told in my last lecture as well, that they are complex organic substances which are present in the living cells, and they are present inside the nucleus of that living cell only. And if we consider the bacteria or some other prokaryotic organisms, sometimes the nucleus is not present इन अ डिफरेंट फॉर्म, मतलब एक अलग से कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता कई प्रोकैरियोट्स में। तो उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी डीएनए है, आरएनए है, वो एक लूज फॉर्म में, क्वाइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। सो इन द यूकेरियोट्स उनकी अलग अलग सी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, उनमें सारे के सारे ऑर्गेनेलीज डिफरेंट बन जाते हैं। तो उसमें डीएनए आरएनए बिल्कुल सेपरेट एक कंपार्टमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। So viruses, they have DNA or they can have RNA as their genetic material, but जितने भी बाकी organisms हैं, बाकी living organisms हैं, उनमें DNA ही as genetic material exist करता है। So viruses, they can have DNA double-stranded or single-stranded, RNA double-stranded or single-stranded. तो ये viruses की एक स्पेशलिटी है कि उसमें ये हो सकता है। So I was telling that these nucleic acids are basically organic substances which are present inside the nucleus of the living cells, and they control the whole mechanism inside that living organism. जैसे हमारे ब्रेन सारी बॉडी को कंट्रोल करता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ पे एक्ट करना है, किस हार्मोन की रिलीज करने की जरूरत है, किस एंजाइम या प्रोटीन बनने की जरूरत है, तो वो सिग्नल देता है। ऐसे ही डीएनए का काम है या आरएनए का काम है कि वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करके रखता है, सो दैट वो आगे एक प्रोटीन या कोई भी प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल को कोड कर सके, या फिर इसके और भी आगे फंक्शन आएंगे जो मैं करवाऊंगी कि वो एज एनर्जी कैरियर they can act, the nucleic acids they can't act as the energy carriers, but जो उसके मोनोमर्स हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड जिसको बोलते हैं, जिसको हम एटीपी बोल देते हैं, जीटीपी बोलते हैं, जो हमने पहले भी ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में पढ़ा है, तो उसमें वो एनर्जी कैरियर्स एक्ट करते हैं। ठीक है। सो दीज molecules they consist of many nucleotides, so here nucleotides are the monomers. जैसे पॉलीसेकेराइड बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए एक बड़ा, तो हमें छोटे छोटे ग्लूकोज या छोटे छोटे मोनोमर्स की जरूरत पड़ती है, या
प्रोटीन बनाने के लिए हमें एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ के एक बड़े प्रोटीन बनाने की जरूरत पड़ती है। इन द सिमिलर वे एक लॉन्ग चेन का डीएनए या आरएनए बनाने के लिए हमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी। सो हियर द मोनोमरिक यूनिट इज द डीएनए विच आर लिंक्ड, दे आर लिंक्ड, जैसे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं, तो इसमें एक और बॉन्ड आएगा जो हम आगे करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं उसको। उसके साथ ये लिंक होते रहेंगे न्यूक्लियोटाइड और एक लॉन्ग चेन बनती रहेगी। So basically the types of nucleic acids are DNA and RNA, and DNA, it is written that it is found in the nucleus, and with small amounts of DNA which can be found in mitochondria and chloroplasts as well, but that is not so important for from the बेसिक न्यूक्लिक जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो आरएनए इट इज फाउंड थ्रू आउट द सेल। आरएनए की बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि पूरे के सेल पूरे सेल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हम आगे इतनी डिटेल में नहीं करने वाले बिकॉज इट्स नॉट इन डीप इन योर सिलेबस, बट फिर भी एक इंट्रोडक्शन हम कर सकते हैं। दैट इज यू कैन सी दैट न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज टू टाइप्स। अब डीएनए की कोई आगे फर्दर सब टाइप्स नहीं बताई, जो डीएनए है वो डीएनए ही है, उसका कोई भी आगे टाइप नहीं है। जो ये है कि जो वायरसेस हैं उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है ये, बट ये टाइप नहीं आती डीएनए की, ये उसकी फॉर्म आ जाती है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं होता। देन जो आरएनए है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसकी टाइप्स हो सकती हैं। mRNA मींस मैसेंजर आरएनए। इसका मैसेंजर आरएनए नेम इसलिए रखा है क्योंकि ये एक मीडियम इंटरमीडिएट चीज एक्ट करता है। मैसेंजर मतलब मैसेंजर का काम या इसका वर्ड का मतलब ही ये है कि इसमें एक जगह से इंफॉर्मेशन लेके आनी है और दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और इसका काम ये है कि इसने डीएनए से जेनेटिक कोड लेना है और इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए उसने अपना कोड रखना है। ठीक है, तो मैसेंजर का मतलब जैसे हमें बोलते हैं ना कि ये हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई पर्सन आया है, उस साइड से आया है, दूसरी साइड को इंफॉर्मेशन इसने पहुंचानी है, तो वैसा ही है। मैसेंजर आरएनए का काम होता है डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके आना और आगे प्रोटीन को दे देना कि ये वाला अमाइनो एसिड जुड़ेगा और ये वाला प्रोटीन बनेगा। देन ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए का काम ये है कि ये एक जगह से अमाइनो एसिड्स को लेके आएगा और प्रोटीन के जो पेप्टाइड चेन बन रही है उसके ऊपर अमाइनो एसिड को लगाता जाएगा, मतलब कि ये ट्रांसफर करेगा अमाइनो एसिड को प्रोटीन जो बन रही है चेन उसके ऊपर। ठीक है, देन देयर इज आर आरएनए। आर आरएनए इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम्स आपने सुना होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अगर रफ ईआर है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड फ्री राइबोसोम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये आपने अपने सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं और क्या क्या उसकी टाइप्स हैं, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ डीएनए। I'll send you the hard copy of the notes as well, जिसमें और डिटेल में फंक्शंस लिखे हैं, जिसमें है कि they maintain the DNA basically, or you can say the nucleic acids के फंक्शन ये हैं कि they maintain the growth and repair, they control the cellular activities, मतलब जो भी सेल में परफॉर्म हो रहा है, जितना भी काम हो रहा है वो यही कंट्रोल करता है। फिर जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि प्रोटीन कोड करता है, प्रोटीन करता है, तो वो प्रोटीन बनाने के लिए जो कोड है, जो कि सीक्वेंस है कि ये कोड है, ऐसा ही प्रोटीन बनना, और बनना किस सीक्वेंस में है, पहले कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा फिर कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, उस बेसिस पे ये एक प्रोटीन कोड को अपने में कंटेन करके रखता है। एंड फाइनली दे हैव द जेनेटिक इंफॉर्मेशन stored inside them, कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी हेरिडिटी है, अगर किसी के आई कलर है, किसी का कोई भी
कलर की बेसिस पे है, तो वो कैसे कैसे बनेगा. Then is they ensure that each daughter cell and gamete receives the exact genetic information. इसका मतलब ये है कि जब भी सेल ने डिवाइड करना है तो वो न्यूक्लिक एसिड, उस दिन भी मैंने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो पहले अपने आप को डिवाइड करता है. ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है पहले उसकी रेप्लिकेशन होएगी, रेप्लिकेशन होने के बाद उसकी डिवीजन होएगी सेल न्यूक्लियस की, और उसके बाद न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाएगा तब सेल की डिवीजन होएगी. तो इसमें है कि अगर तो सेल ने डायरेक्टली माइटोसिस की फॉर्म में डिवाइड करना है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेव करके रखेगा, और अगर उसने रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में जाना है, दैट इज गमीट्स की फॉर्मेशन करनी है, तो मेल एंड फीमेल गमीट्स बनाने हैं, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है तब भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी. उसमें कोई भी चीज बैक नहीं रह जाएगी. पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन में जाएगी ही जाएगी. Then they can synthesize the protein in cytoplasm as well. ये तो कोई इतना important point नहीं है. So after this, so functions of messenger RNA are written. They are I've already told you कि messenger RNA का क्या function होता है कि ये एक messenger act करता है. Then ribosomal RNA का function ये है कि ये central component और ribosome में present होता है, इसके ये units हैं, और इनका मेन रोल ये है कि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर डी कोडिंग दी mRNA इनटू अमाइनो एसिड. अब जो यहाँ से मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, एक कोडोन सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को डी कोड करने के लिए, उसको किस पे डी कोड करने के लिए, ताकि जो ट्रांसफर आरएनए है वो वही वाला अमाइनो एसिड कहीं और से ट्रांसफर करे कि यही अमाइनो एसिड इस सीक्वेंस में लगना है, कोई और नहीं लगेगा, और ये काम राइबोसोमल आरएनए का है. तो इट मींस कि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का सही से इंटरेक्शन हो कि ये जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है मैसेंजर आरएनए, वही अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करे उसके ऊपर, उसके पास. तो ये कौन देखता है? राइबोसोमल आरएनए. आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ जी. Yes, ma'am. Okay, okay. So we are now coming to the nucleic acid structure. So that is also very important. It is not written directly in your syllabus that you should describe the structure of the nucleic acid. But if you don't know the structure of the nucleic acid, then you will not know how the DNA is formed or how the nucleotides are formed. So if nucleotides composition is known to you, then only you can understand कि एनर्जी कैरियर वो कैसे एक्ट करता है. अगर आपको ATP के अलग अलग कंपोनेंट्स का नहीं पता होगा तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि वो एनर्जी कैरियर कैसे एक्ट कर सकता है. अगर बॉन्ड समझ में आएंगे तभी आप नेक्स्ट आगे मतलब मूव कर सकते हो. So that's why the structure of nucleic acid or nucleotides is also very important. We are not going into that much detail, but you should know the types, the subtypes of various components. There are only 2-3 components. उसके साथ आप पहले भी familiar हो, आपको पता है कि ये होता है, ये होता है, तो बस उसको थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा अलग अलग कंपोनेंट्स को, तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा. ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड आर दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए है, आरएनए है, वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लग जाएंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा. देन द न्यूक्लियोटाइड विदाउट अ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड है उसके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. और अगर उसमें तीनों कंपोनेंट्स हैं, दैट इज एक तो न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट है और एक उसमें नाइट्रोजन बेसेस हैं, ये मैं आगे बताती हूँ. लेट्स वेट. सो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, दैट इज
दे हैव वन फॉस्फेट बॉन्ड, फॉस्फेट बॉन्ड भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज दिस वन, दिस फॉस्फेट बॉन्ड। देन दे हैव शुगर, शुगर तो आपने पढ़ी है कार्बोहाइड्रेट में, उसमें हमने ग्लूकोज पढ़ा है, तो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 का। तो राइबोज इज बेसिकली 5 कार्बन, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जैसे होएगा तो राइबोज का स्ट्रक्चर 5 कार्बन वाला बनाएंगे, ये आप इसमें देख सकते हो, दिस वन, दिस थिंग, ये आप नीचे देख सकते हो जहाँ पे मेरा पॉइंटर है कि ये शुगर है। तो दिस इज 5 कार्बन शुगर वेयर ऑक्सीजन इज इन द मिडल, एंड आगे जहाँ पे ये एन बेस अटैच्ड है, दिस वन, हे इट इज द फर्स्ट कार्बन मींस 1। देन इसके नीचे आओगे तो देन इट इज 2, देन लेफ्ट साइड पे जाओगे इट इज थर्ड, देन उसके ऊपर जाओगे दैट इज फोर्थ, एंड फोर्थ के साथ है फिफ्थ, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, एंड जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर बेस अटैच्ड है। So these are basically named as the nitrogenous bases। नाइट्रोजनस बेसिस मतलब इसमें आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन 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 ही नाइट्रोजन है, ठीक है। बीच में जो खाली जगह है, जो भी पॉइंटर्स लगाए हुए हैं, वहां पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन बाकी सब में नाइट्रोजन है। तो इसमें इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, दैट इज राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो राइबोस शुगर उसमें होएगी जिसमें आरएनए स्ट्रक्चर है, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें राइबो शुगर है। एंड डीएनए का जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब के डीऑक्सी राइबोज वाली शुगर उसमें प्रेजेंट है। अब इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लास्ट वाले जो थर्ड नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ जो सेकंड वाला है, आप देख सकते हो, अगर अगर सेकंड और थर्ड दोनों पे OH लगे हुए हैं तो उसको राइबोज शुगर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर पेट आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे बोलना था। तो राइबोज जो है यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर है, अगर ये सेकेंड पोजीशन कार्बन है, अगर इसके नीचे यहाँ पे OH लगा हुआ है एंड थर्ड पोजीशन दैट इज कार्बन पे OH लगा हुआ है, देन इट इज राइबोज शुगर। अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप नहीं है, ओनली H है, दैट इज डीऑक्सी, मतलब उसमें एक ऑक्सीजन रिमूव की हुई है, दैट इज डीऑक्सी नेचर हो गया उसका, तो ये हो जाएगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ इतना ही आरएनए और डीएनए की राइबो शुगर में डिफरेंस है। और सेकेंड डिफरेंस आरएनए और डीएनए में ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस हैं, प्यूरिन आर ओनली 2 इन नेचर, प्यूरिन का 2 ही है नेचर, एक है एडेनिन, एक है गुआनिन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एडेनिन एंड गुआनिन। एंड एक जो पिरामिडीन हैं, पिरामिडीन आर साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो अगर तो आरएनए है, आरएनए मतलब मैं ना आरएनए की बात कर रही हूँ, तो उसमें क्या है, जो ए है वो यू के साथ पेयर करता है, मतलब कि थाइमिन जो है ये आरएनए में प्रेजेंट नहीं होएगा और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होएगा। अगर डीएनए है देन उसमें थाइमिन प्रेजेंट होएगा और यूरासिल प्रेजेंट नहीं होएगा। तो इट इज अंडरस्टूड कि जो पिरामिडीन्स हैं सिर्फ वही डिफरेंट है, डीएनए में थाइमिन है और आरएनए में यूरासिल है। ये दोनों कभी भी इकट्ठे प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसका कुछ ऐसा होता है कि इनका साइज और शेप ऐसा होता है कि ये दोनों का साइज और शेप ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आरएनए में यूरासिल एग्जिस्ट करेगा और डीएनए में थायमिन एग्जिस्ट करेगा। और ये तीनों जो हैं, तीनों, या सपोज हम 2 की भी बात करें, ये फर्स्ट 2 की बात करें, तो एडेनिन जो है ये हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है और जो साइटोसिन है ये हमेशा गुआनिन के साथ पेयर करता है, दैट इज A इज पेयर्ड विद T एंड G इज पेयर्ड विद C।
ठीक है। और अगर आरएनए है तो थायमिन प्रेजेंट नहीं है, देन थायमिन की जगह क्या होएगा, ए विल पेयर विद दी यूरासिल, अगर वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड की बात करें या मैसेंजर आरएनए की बात करें, तो अगर डीएनए में एडेनिन है तो मैसेंजर आरएनए में थायमिन नहीं लगेगा, क्योंकि आरएनए में थायमिन हो ही नहीं सकता, तो एडेनिन के साथ यूरासिल लगेगा। ठीक है। अगर उसमें आरएनए बनाना है डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड करके, तो ए अगर है तो ये समझ में आ जाएगा कि वहां पे उस जगह पे मैसेंजर आरएनए में यूरासिल लगेगा, थायमिन नहीं लगेगा। ठीक है। So these are the structures of purines and pyrimidines. It is not important to just revise और इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, just for information कि आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन जो हम बार बार बोलते रहते हैं ATP, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन एडिनोसिन, बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें एडेनिन होती है, तो ए जो है एडेनिन उसमें लगा क्या है, वो इस चीज का बना है। ठीक है। और इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच करवाने हैं हमने, जैसे इसमें पिछली साइड में किया था ये वाला, ये चीज एडेनिन यहाँ पे लगा हुआ है और साथ में डीऑक्सी राइबोज है और साथ में फॉस्फेट है। अब एटीपी बोलेंगे मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें एक फॉस्फेट है, देन दूसरा फॉस्फेट है, देन तीसरा फॉस्फेट है, तो वहां पे 3 फॉस्फेट लगे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड भी कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड बोल दिया, इसमें जो बेस है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन बेस कौन सा, एडेनिन। अगर जीटीपिक की बात करें तो उसमें गुआनिन, गुआनोसिन जो है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो उसमें गुआनिन लगा होगा। और गुआनिन का स्ट्रक्चर ऐसे है, इसमें एनएच यहाँ पे है, इसमें एनएच यहाँ पे है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम सेम से लग रहे हैं। और जो थायमिन है उसकी दो जो रिंग्स हैं वो दो नहीं है, इसमें दो रिंग्स को अलग कहते हैं, जो कि ये वाली रिंग होती है, आई थिंक इट इज नेम्ड एज pyrimidine, नो दिस इज नेम्ड एज pyrimidine moiety, और ये जो है दिस वन इट इज नेम्ड एज इमिडाजोल moiety। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इट इज डबल डबल रिंग्स हैं इसमें, एक ये है एक ये है, और गुआनिन की भी ऐसी 2 रिंग्स हैं, तो ये हो गए नाइट्रोजन बेस। इसके साथ इसके साथ अब क्या है कि जो अगर तो डबल वाले हैं, मीन्स कि ये वाली पिरामिडीन है, सॉरी ये वाली प्यूरिन है, एडेनिन है या गुआनिन है, तो उसका जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पे नाइन्थ नंबर वाला जो है, तो वो अटैच होएगा। अगर हमारा साइटोसिन है या यूरासिल है या थाइमिन है, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन है, यहाँ पे इनकी काउंटिंग जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से फर्स्ट, ऐसे ही इसकी फर्स्ट यहाँ से और इसकी फर्स्ट यहाँ से। ठीक है। तो ये जो पिरिमिडीन रिंग है इससे फर्स्ट नंबर स्टार्ट होएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 7 8 9, तो ये जो है ये 9th नंबर आ जाएगा और इसका भी ये 9th नंबर है। तो ये जो 9th नंबर है वही यहाँ पे अटैच होएगा, दिस वन, ये 9th नंबर है ना, ये फर्स्ट नंबर के साथ यहाँ नहीं अटैच हो रहा। क्यों? क्योंकि ये एक प्यूरिन है, ये डबल रिंग वाली है, ये अगर यहाँ पे लगेगी तो ये 9th वाला नाइट्रोजन वाला ही यहाँ पे अटैच होएगा, कोई और नहीं अटैच हो सकता। और अगर तो थाइमिन ने या साइटोसिन ने या यूरासिल ने नाइट्रोजन बेस के साथ यहाँ पे शुगर के साथ अटैच होना है, तो उसका फर्स्ट नंबर वाला, मतलब कि ये वाली, अगर इसकी बात ना करें, दिस वन, इफ यू विल लीव दिस, ओनली दिस इज देयर, देन दिस विल अटैच टू हियर एंड दिस इज द फर्स्ट नाइट्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर है, तो ये अटैच होएगी उसके साथ। अब आता है डिफरेंस, जो मैं अभी बता रही थी आपको कि राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का डिफरेंस क्या है। मींस यहाँ पे
इस जगह पे वो डिफरेंस बता रहे हैं कि दिस इज ऑलमोस्ट सेम, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। ठीक है, बाकी तो सब में सेम है। अब सेकेंड और थर्ड में आप बिल्कुल नीचे वाली लाइन में डिफरेंस देखो कि वहां पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, इन दोनों रीजन पे OH है। ठीक है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों कार्बन के साथ नीचे OH लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है। तो दिस इज व्हाट इज नेम्ड एज deoxyribose and it is present in DNA and that ribose sugar is present in RNA। तो अब ये आ गया एक न्यूक्लियोसाइड हमने बनाना है और फिर हमने न्यूक्लियोटाइड बनाना है। ठीक है, तो यू कैन सी these are purine, adenine and guanine, these are pyrimidine, that is thymine, cytosine and uracil। ये तीन है और ये है सपोज हमारा वन नाइट्रोजन बेस, इट इज सपोज pyrimidine। ठीक है, ये फर्स्ट नाइट्रोजन वाला जो है ये यहाँ पे अटैच्ड है, दिस इज a ribose sugar or you can say deoxyribose sugar। राइबोज होएगी तो यहाँ पे OH है, मीन्स के राइबोज शुगर। अगर यहाँ पे OH नहीं है, H है, देन इट इज deoxyribose। ओके, तो हियर इट इज ऑलमोस्ट सेम, ये बन गया, यहाँ पे है। तो इस इतने पोर्शन को दैट इज नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, इट इज नेम्ड एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ओके, समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so this is nucleoside and when it is attached to the phosphate group, अगर वन फॉस्फेट ग्रुप है तो मोनोफॉस्फेट, अगर टू हो गए तो डाइफॉस्फेट, थ्री हो गए तो ट्राइफॉस्फेट। सो अगर हम बोलें कि यहाँ पे सपोज एडेनिन लगा हो तो हम क्या बोलेंगे, उसका नाम ऐसे हो जाएगा, उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसे बन जाएगी, एडिनोसिन। एडिनोसिन बोल देंगे ताकि राइबोज या जो भी शुगर वाला ग्रुप है वो भी साथ में कवर हो जाए। एडिनोसिन, ये और ये दोनों को इकट्ठा बोल दिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर ट्राई नहीं है, दो फॉस्फेट लगे हुए हैं तो इट मीन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP और AMP मतलब मोनोफॉस्फेट, ये यहीं पे रहेंगे, फॉस्फेट का कम ज्यादा हो रहा है। और अगर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है तो हम उन टोटल को न्यूक्लियोसाइड की बजाय न्यूक्लियोटाइड बोल देंगे। और यहाँ पे एक फॉस्फेट लगा हुआ है, सपोज ये तीन नहीं है। ठीक है, तो अगर मोनो है तो यहाँ इस इतने पोर्शन को, मोनो को यहाँ तक, इस यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें मोनो तक करेंगे तो उसका मतलब ये है कि ये एक मोनोमेरिक यूनिट है, एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये एक न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे और ये एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा और यहाँ पे फॉस्फेट के साथ नया नया बॉन्ड बनाता जाएगा। ठीक है, वो हम आगे DNA में बताऊंगी मैं आपको। तो दिस इज द न्यूक्लियोसाइड मतलब बेस प्लस शुगर, so this is the nucleotide means base plus sugar plus phosphate। ठीक है, so these are the components, so again they have written के DNA and RNA में ये सारे हो सकते हैं और DNA में सिर्फ थायमीन है और RNA में सिर्फ यूरासिल है। DNA और RNA में ये तीनों तो है ही हैं और एक DNA में ये डिफरेंस है कि इसमें राइबोस 2 डीऑक्सीराइबोस है, मतलब सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, और RNA में यहाँ पे राइबोस है और फॉस्फेट तो दोनों में है। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ DNA इज मेड अप ऑफ। सो आई वाज सेइंग कि गुआनिन एंड साइटोसिन हमेशा पेयर करते हैं और इनमें हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और एडेनिन एंड थायमीन हमेशा पेयर करते हैं और इनमें हमेशा डबल बॉन्ड होते हैं। इसलिए होता है क्योंकि एडेनिन और थायमीन में दो दो है ना, वो इसमें एडेनिन में भी दो है और ये गुआनिन में भी दो है। तो ये दो A और G हमेशा इकट्ठे पेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये दो प्यूरिन हैं और ये एक प्यूरिन और एक पिरिमिडीन ही हमेशा जुड़ेगी आपस में, क्योंकि ये दो रिंग्स वाला है, ये भी दो रिंग्स वाला है।
ये एक रिंग वाला है और ये भी एक रिंग वाला है टी। तो दो रिंग और एक रिंग वाला ही जुड़ सकता है, क्योंकि ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसमें जगह ही इतनी होती है कि इतने नैनोमीटर वाला ही मॉलिक्यूल लग सकता है, ज्यादा नहीं लग पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज आई वाज सेइंग कि एक स्ट्रैंड ये है, वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, एंड अनदर इज दिस वन। ठीक है, वो यहाँ पे सपोज हम फॉस्फेट से स्टार्ट करें तो फॉस्फेट के साथ यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ था, तो दिस इज फाइव पोजीशन पे, सो वी कैन नेम इट एज 5' एंड 5' जैसे हम प्रोटीन में अमाइनो एसिड का बताते नहीं थे, यहाँ पे एन टर्मिनल है या फिर सी टर्मिनल है, वैसे ही यहाँ पे फॉस्फेट जो है यहाँ पे 5 पे लगा हुआ है। ओके, एंड दिस इज अटैच टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन। यहाँ पे गुआनिन का 9th नंबर वाला नाइट्रोजन अटैच है, और यहाँ पे साइटोसिन आ गया, और यहाँ पे साइटोसिन का यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसको उल्टा कर दिया ये राइबोस शुगर को। इन्होंने जहाँ पे राइबोस शुगर को उल्टा कर दिया, ये राइबोस थी, इस साइड अगर इसको ऊपर ऐसा करके बनाएंगे तो इसका जो ये वाला पोजीशन है अटैच टू फर्स्ट, किसी भी प्यूरिन या किसी भी pyrimidine के साथ फर्स्ट ने ही अटैच होना था, और यहाँ पे अगर वो अटैच हो रहा है तो यहाँ पे साइटोसिन का 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन है, और इसका तो हमेशा फर्स्ट ही रहेगा। देन इसका फिफ्थ पोजीशन है ये वाला, दिस फिफ्थ इज अटैच टू फॉस्फेट। ठीक है, तो ये ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। यहाँ पे थर्ड है, थर्ड कार्बन था ना यहाँ पे, तो थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट अगले वाला अटैच हो जाएगा, और उसका कौन से फॉस्फेट के साथ वो ऑलरेडी अटैच, कौन से कार्बन के साथ ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच था, फिफ्थ वाले के साथ। यहाँ पर फिफ्थ था, यहाँ पे थर्ड है, so this is the important bond which is named as 3' 5' phosphodiester bond। डाइएस्टर क्यों, दो हैं, डाई एस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे O है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी CH2OH था, यहाँ पे भी CH2OH था। ठीक है, थर्ड पे यहाँ पे C था ना, ऊपर H था और नीचे OH था। अब O ने इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेना, और यहाँ पे भी जो CH2O था उसने भी यहाँ पे फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेना है। ऐसा ही इस साइड हो रहा है। तो दोनों जगह ही कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड होता है ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड इट इज नेम्ड एज 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्योंकि उसमें थर्ड पोजीशन का कार्बन है और इसमें 5 पोजीशन का कार्बन है। इसको प्राइम वर्ड दिया हुआ है डीएनए की जो भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने हैं। So, is it clear till this thing? Yes, ma'am. Yes, बाकी ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो ठीक है, मैं यहाँ तक आज करवाती हूँ कि मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है कि ये आपका फिफ्थ था, फिफ्थ के साथ यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब इसने ही यहाँ से दोबारा से थर्ड वाले इसके साथ सपोज ऊपर वाला एक और है शुगर जो यहाँ नहीं इसके ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे इसके ऊपर, तो ये थर्ड वाले ने यहाँ पे जो OH था उसने इसके साथ इस O के साथ बॉन्ड बनाना है, इस फॉस्फेट के साथ बेसिकली। ठीक है, तो ये था आपका हाउ अ डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 strands of polynucleotides. So this should be just clear to you people, because you can understand how our DNA is made up of or how RNA is made up of. तो जैसे हमने प्रोटीन में किया था कि उस दिन इंट्रोडक्शन में भी मैंने करवाया था कि जैसे प्रोटीन का एक सिंगल चेन होती है, ऐसे ही फिर उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, हेलिक्स बनता है या बीटा प्लेटेड शीट बनती है, ऐसे ही फिर आगे उसका टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, वो ऊपर अपने ऊपर ही कॉइलिंग करेगा, फिर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिमिलरली वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज वेल। उसका
मेन स्ट्रक्चर तो सेकेंडरी है, दैट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें हेलिक्स बनता है. सो दे आर बेसिकली हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल ही है, जिसमें लीनियर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, और वो दोनों फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ एक एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होएगा और उसके ये कंपोनेंट्स बताए हुए हैं. और डबल हेलिक्स वो है जिसमें बेसिस के बीच में इंटरेक्शन है, मतलब कि डबल हेलिक्स बन रहा है. एक स्ट्रैंड एक साइड था उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, दूसरा स्ट्रैंड दूसरी साइड है उसको भी प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे. लेकिन सेकेंडरी तब बनेगा जब वो दो चेन आपस में इंटरेक्ट करेंगी. और वो इंटरेक्ट कैसे कर रही है? इसके साथ, ये बॉन्ड्स के साथ. ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि इन दोनों के बीच में बन रहे हैं. और इसमें एक न्यूक्लियोटाइड पेयर करेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ऑन द अदर स्ट्रैंड, एंड दिस इज दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर. यही मेन है स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लिक एसिड का होता है. टर्शियरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली द फोल्डिंग ऑफ द डीएनए ओवर इटसेल्फ. वो बहुत सारा कॉइल्ड फॉर्म में एक सेकेंडरी जो वो आगे जाके एक टर्शियरी स्ट्रक्चर बना लेगा. सिमिलरली क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर इज दी सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रोटीन क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. पर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये बताया कि इसकी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड इट इज कॉइल्ड ओवर दी हिस्टोन मॉलिक्यूल जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं. फिर आगे उसका स्टोरेज हो जाएगी इन द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो ये भी हम कर लेते हैं कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है न्यूक्लिक एसिड का जिसमें मैं बताई जा रही थी बार बार 3 प्राइम 5 प्राइम. so this is the 5 prime end, this is the 3 prime end, and इनमें एस्टर बॉन्ड बनेगा in this way, that is CH2O यहाँ पे. ठीक है, इन दोनों का हमने एस्टर बॉन्ड बनाना है. तो कैसे बनेगा? एक ये शुगर है, एक ये शुगर है, मतलब एक ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट, एंड ये न्यूक्लियोटाइड है. और इसकी शुगर का ये 3 प्राइम फ्री है यहाँ पे, और इसका 5 प्राइम ये है, इसका 3 प्राइम ये है, और इसका 5 प्राइम ये है. अब इन 3 प्राइम और 5 प्राइम इन दोनों के बीच में हमने बॉन्ड बनाना है. तो यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड तो बन नहीं सकता क्योंकि इसके तो सारे बिजी हैं. ठीक है, 4 के 4 वैलेंसीज कंप्लीट हैं. तो इसने बॉन्ड कहाँ पे बनाना है? इसके साथ. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे अटैच होएगा और यहाँ पे हमारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा. H2O will go outside and a phosphodiester bond will be formed here. ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी और ये हमारा एक बॉन्ड बन गया जिसको हम बोलते हैं 3 prime 5 prime bond. So here it is free, this 5 prime end is free here and 3 prime end is free here. So it is named as 3 prime end, मतलब जो कि free 3 prime hydroxyl group होएगा, और ये free यहाँ पे 5 prime end है जिसका मतलब है कि ये 5 prime end है.